नमस्कार दोस्तों, मैं तन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल एग्रीकल्चर गुरुदेव पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए दोबारा से एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के पॉइंट्स की सीरीज लेके आया हूं और ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैंने सॉइल साइंस के कुछ मेजर पॉइंट को लिया है। इसके साथ साथ ही हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने इसमें समावेश किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों लिखा हुआ पहला पॉइंट आपका है मेंजीफेरा कंटेंट अबाउट 41 स्पीसीज। मेंजीफेरा कंटेंट अबाउट 41 स्पीसीज। मेंजीफेरा जो आपका जीनस है उसके अंदर करीब करीब 41 स्पीसीज आती हैं, है ना। मेंजीफेरा जैसे मेंजीफेरा इंडिका एक आपको दोस्तों ये स्पीसीज और मेंजीफेरा जीनस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग जीनस और स्पीसीज कहा जाता है। दोस्तों कैलोरस नीलियस ने द्विनाम पद्धति दी, बॉटनिकल नाम जो हमारे बनते हैं उनके लिए द्विनाम पद्धति दी थी। उसमें किसी भी जो बॉटनिकल नाम होता है, बॉटनिकल नेम का पहला जो शब्द होता है वो जीनस होता है और दूसरा जो शब्द होता है वो स्पीसीज कहलाता है। जैसे आप एक सिंपल से समझिएगा, मेंजीफेरा इंडिका में ये जो मेंजीफेरा है वो जीनस है और जो इंडिका है वो स्पीसीज है। तो इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज है। ऐसे ही करीब करीब मेंजीफेरा की 41 और स्पीसीज हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो। रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो आर नीलम, वेंगलोरा, वैगनपल्ली ETC। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो मैंगो है, मैंगो में एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, इसका नाम है अल्टरनेट बियरिंग। मैंगो में एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम क्या है, अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग क्या होती है कि मैंगो में एक वर्ष तो फल अच्छे से आते हैं, दूसरी वर्ष फल या तो कम आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते। इस एक फिजिकल डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को कहा जाता है अल्टरनेट बियरिंग। ठीक है। और अगर हम बात करें मैंगो की स्पीसीज की, इन वेराइटीज़ की, जिसका नाम है नीलम, वेंगलोरा, वैगनपल्ली, ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें रेगुलर बियरिंग होती है, मतलब हर बार फल आते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें फल ना आए। ठीक है, तो इन्हें हम कमर्शियल वैरायटी भी कहते हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है मौसम्बी इज अ स्वीट ऑरेंज कल्टीवर वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम महाराष्ट्र। दोस्तों आप बिल्कुल हिंदी में समझिए, मौसम्बी जो है वो एक वैरायटी है, किसकी है, स्वीट ऑरेंज की। स्वीट ऑरेंज की एक वैरायटी का नाम है मौसम्बी। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप मौसम्बी की जाती है, स्वीट ऑरेंज की जाती है, उसका नाम है मौसम्बी। और ये एक सबसे पहले कहाँ, महाराष्ट्र में से इंट्रोड्यूस कराया गया था। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ सिट्रस इज जूसी प्लेसेंटल हेयर। दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सिट्रस फैमिली होती है, सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं उनका खाए जाने वाला भाग जो है वो जूसी हेयर्स होते हैं, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बनाना ब्रीडिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड एज ट्रिनिडेड वेस्ट इंडीज इन 1922। दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये बनाना का जो ब्रीडिंग है वो सबसे पहले ट्रिनिडेड वेस्ट इंडीज में 1922 में स्टार्ट किया गया था, 1922 में स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो बनाना का एक फ्यूजेरियम बिल्ट बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए, नई वैरायटियों को डेवलप करने के लिए बनाना का ब्रीडिंग सेंटर चालू किया गया था। यहीं अगर हम बात करें हमारे देश में 1949 में 1949 में सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन में जो अदुतुराई तमिलनाडु में है, यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे पहले बनाने का ब्रीडिंग कार्य स्टार्ट किया गया। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। बनाना कैन बी स्टोर्ड एट 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो ये कह रहे हैं कि बनाना को अगर हमें स्टोर करना है तो इसे स्टोर करने के लिए लगभग 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अच्छे से ये स्टोर रहता है और जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, 85% होना चाहिए। क्लियर। बनाना इनिशिएट फ्लावरिंग 9 to 12 month आफ्टर प्लांटिंग,
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। और ये आपसे ये कह रहे हैं कि बनाना का जो फल है, बनाने में फल आना 9 महीने से लेके 12 महीने, जब आप प्लांटिंग करते हो उसके 9 से 12 महीने में बनाना में फल आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। द नेटिव ऑफ पपाया इज ट्रॉपिकल अमेरिका। जो पपाया का नेटिव या मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है। ठीक है। द येलो पिगमेंट इज इन पपाया इज कैरिका जेंथिन। दोस्तों पपाया में जो एक पीले रंग का वर्णक होता है, या हम ये कहेंगे पपीते का रंग जो पीला होता है, वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। क्लियर है। पपाया इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए नेक्स्ट टू मैंगो। वो ये कह रहे हैं कि पपाया विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। किसके बाद आता है? मैंगो के बाद आता है। अगर हम बात करें तो आम में 1082 इंटरनेशनल यूनिट IU पर 100 ग्राम, और अगर यहीं पे हम बात करें पपाया की, तो पपाया में 950 IU इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम फ्रूट से हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आम की बात करें, वो पूछ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आम में विटामिन ए कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आम में विटामिन ए जो है वो करीब करीब 1082 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज एप्पल। टेम्परेट फ्रूट का जो किंग है वो क्या है? एप्पल। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ट्रॉपिकल फ्रूट्स का जो किंग है वो क्या है? बेर। इस सीरीज की पुराने वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, और अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं, और उसमें 1000 क्वेश्चन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे इसके वीडियो पुराने वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे आप इसको देखें। चलते हैं आगे। फैमिली ऑफ एप्पल इज रोजेसी। एप्पल की जो फैमिली है उसका नाम क्या है? रोजेसी। क्लियर है दोस्तों। मदर ऑफ ऑल डिलीशियस ग्रुप्स ऑफ कल्टीवर्स इज रेड डिलीशियस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी डिलीशियस ग्रुप है कल्टीवर्स का, आप कहें डिलीशियस ग्रुप्स क्या है, तो जो आपकी एप्पल की वैरायटीज़ हैं, एप्पल की वैरायटीज़ में एक डिलीशियस ग्रुप है जिसमें रॉयल डिलीशियस आता है, रेड डिलीशियस आता है। ये एक डिलीशियस ग्रुप है। उस डिलीशियस ग्रुप का जो पेरेंट्स है और ये मदर फ्रूट्स है वो क्या है? रेड डिलीशियस है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड्स ऑफ ग्रेप्स इज हार्डवुड कटिंग। जो ग्रेप्स की कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है वो क्या है? हार्डवुड कटिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रेप्स का जो कमर्शियल प्रोपगेशन किया जाता है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू किया जाता है। क्लियर है। इन इंडिया द ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल को आपको पता होगा कि हमारे कपास की मिट्टी भी ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। क्लियर है। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। तो दोस्तों अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखते चलें और बने रहें वीडियो में। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। अब यहां से बात करते हैं सॉइल के बारे में, और ये जो पोर्शन होने वाला है सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द सॉइल विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट क्रॉप्स इज सैंडी लॉम। ज्यादातर फसलों के लिए जो इंपॉर्टेंट या जो आवश्यक मृदा है वो सैंडी लॉम है। बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। Red color in the red soil is due to presence of various oxides of irons। लाल मिट्टी का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्साइड के, आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्लियर करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अनअफेक्टेड पेरेंट्स मटेरियल इज नॉन एज सॉइल प्रोफाइल। दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जब हम सॉइल को ऊर्ध्वाधर काटते हैं, जब हम सॉइल को इस तरह से काटें कि उसकी पूरी लेयर साइड से दिखने लगे, उसकी ऐसे पूरी लेयर्स, ये मान लीजिए सॉइल सरफेस है, तो हम उसको यहाँ से काटें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी डिफरेंट लेयर्स दिखने लगती हैं। इन लेयर्स को कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल। ग्रुप ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर aggregates into certain defined is called soil structure। दोस्तों बहुत अच्छे समझिएगा। सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और दो ऐसे डाउट्स के विषय हैं, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो आप इनको दोनों को बड़े अच्छे से समझिएगा। सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं पहले। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है कि किसी भी सॉइल में, आप दोस्तों जानते हैं कि कोई भी सॉइल है, उस सॉइल में 3 जो मेजर कण रहते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट और
क्ले, ये 3 कणों से मिलकर कोई भी सॉइल बनी होती है। तो अगर वो बात करें कि परसेंटेज ऑफ सॉइल सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, जब भी बात करते हैं कि किसी सॉइल में कितने परसेंट सैंड है, कितने परसेंट सिल्ट है एंड कितने परसेंट क्ले है, तो उस परसेंटेज को कहा जाता है सॉइल टेक्सचर। और जब वो ये बात करें कि वो परसेंटेज मात्रा तो है, लेकिन वो कण जो है सैंड सिल्ट और क्ले के कण है वो आपस में किस टाइप से जुड़े हुए हैं, वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसे कहा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा कैसा बना हुआ है उसका। क्लियर है। आगे बात करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ट्रू डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी जो होती है सॉइल की, उसे ही हम वास्तविक घनत्व या वास्तविक डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ और आप उसको समझ लीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा काम में आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये आपका ये यहाँ पर आप कोई सॉइल लेते हैं, कोई मिट्टी लेते हैं आप, इसमें आप मिट्टी लेते हैं। पार्टिकल डेंसिटी या बल्क डेंसिटी होता क्या है, तो पहले मैं आपको डेंसिटी वर्ड समझा देता हूँ। डेंसिटी शब्द का मतलब ये होता है कि किसी इंडिविजुअल एरिया में, इस एरिया में मान लीजिए इस एरिया का हम कैलकुलेशन करें तो इस एरिया में कितना वजन किसी पर्टिकुलर चीज का भरा हुआ है उसे कहते हैं हम डेंसिटी। ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल में 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, एक होती है बल्क डेंसिटी और एक होती है पार्टिकल डेंसिटी। इन दोनों ही डेंसिटी के बारे में आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए इस बीकर है और इसमें कोई सॉइल भरी हुई है, इसमें ये मिट्टी भरी हुई है, तो इस मिट्टी का जो भी वजन होगा, इस मिट्टी का जो भी वजन होगा उस वजन को कहा जाता है बल्क डेंसिटी। पर्टिकुलर वेट ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। इस वॉल्यूम के अंदर इस वॉल्यूम में जो भी वेट होगा उस वेट को कहा जाएगा बल्क डेंसिटी। लेकिन दोस्तों आप एक बात मुझे क्लियर कीजिए, अगर इसमें कोई सॉइल भरी हुई है तो आपको मित्र अच्छी तरह से पता है कि सॉइल के साथ में, हार्ड पोर्शन के साथ में 2 चीजें और होती हैं जिसको कहते हैं एयर और वाटर। किसी भी सॉइल में एयर पोर्स और वाटर पोर्स ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो जब हम इसका वेट लेते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं उस वॉल्यूम के अंदर एयर और वाटर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बल्क डेंसिटी यानी कि बल्क मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण की डेंसिटी निकालना कहलाता है बल्क डेंसिटी। लेकिन अगर इसी सॉइल में से, ये आपका मैं बीकर दूसरा उसी का रूप बना देता हूं, इसी सॉइल से अगर मैं पानी को और हवा को बाहर निकाल दूं, पानी को और हवा को अगर मैं बाहर निकालता हूं दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, अब ये फूला हुआ दिख रहा है, इसमें से अगर हम पानी बाहर निकाल देंगे तो इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लगभग हाफ रह जाएगा इसका। जब हाफ रह जाएगा तो इतनी जितनी इसमें बीकर में भरी हुई थी, मतलब ये एक बीकर पूरा हाफ में चला गया, तो इसको फुल करने में लगभग 2 बीकर लगेंगे। ठीक है। अगर 2 बीकर लेंगे तो उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो ट्रू डेंसिटी होती है, क्योंकि उसमें पानी के वेट को और एयर के वेट को शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों आप अच्छे से याद रखना, पार्टिकल डेंसिटी में केवल और केवल सॉइल के वेट को कंसीडर किया जाता है, पानी के और हवा के वेट को कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जनरली द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल इज 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। यही बात करें अगर बल्क डेंसिटी की तो 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। वही जो दोस्तों मैंने बताया अप्रोक्सीमेट डबल, आप याद रखेंगे, अप्रोक्सीमेट जो है पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी की कंपेयर में डबल होती है। क्लियर। द फॉर्मूला ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज पोरोसिटी इज इक्वल टू 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स निकालने के लिए है, रंध्रावकाश निकालने के लिए फॉर्मूला है। रंध्रावकाश बराबर होता है 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ माल्ट मोलिनाइट इज 60 to 100 mmol प्रति 100 ग्राम। दोस्तों ये जो CEC है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये सॉइल की एक प्रॉपर्टीज है, सॉइल की एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। आप बस सिंपल सा इतना याद रखिएगा कि माल्ट मोलिनाइट की जो CEC कैपेसिटी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, वो 60 to 100 mmol होती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय रशियन साइंटिस्ट डाकुचेव 1880।
सबसे पहले सॉइल का जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिस्ट या रूस के साइंटिस्ट डॉक्टर ने किया था। इनका ये जो किया था वो 1880 में किया गया था। क्लियर है? द यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सॉइल ऑर्डर आर 10। वो कह रहे हैं कि यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉइल के जो है वो ऑर्डर को 10 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फॉर्मूला ऑफ बल्क डेंसिटी इज वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड पोर्स। कोई बात करें बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो कुल सॉइल का वजन और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड पोर्स, मतलब उस जो भी वो मटेरियल है उसका पूरे का वॉल्यूम, जो अभी मैंने आपको समझाया था। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड एंड पोर्स दोनों को लेते हैं। अगर यही अपन पीडी की बात करते हैं तो पीडी में केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम वॉज गिवन बाय लीविंग। बहुत ही सुंदर लॉ है ये, लीविंग के द्वारा दिया गया था 1840 में। लीविंग ने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि फसल का उत्पादन केवल उन फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित हो जो ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे फैक्टर्स के द्वारा भी प्रोडक्शन लो हो जाता है जो कम मात्रा में दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दें अगर हम फर्टिलाइजर का, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास हमने किसी फसल में किसी भी खेत में अच्छी तरह से दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हमने उसमें जिंक या उसमें निकल अगर नहीं दिया है तो उसका उत्पादन कम हो सकता है। मतलब जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम वैल्यू के द्वारा भी चेंजेस हो जाता है। क्लियर? द टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन इज ए हॉरिजन। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा होगा। सॉइल प्रोफाइल में जो सबसे पहला ओरिजिन होता है वो ओ होता है, ओ के बाद ए आता है, A2 आता है, बी आता है, सी आता है और रॉक्स आते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता होगा, सबसे पहला ओरिजिन ओ ओरिजिन होता है, उसके बाद ए आता है, A2 आता है, बी आता है, सी आता है और रॉक्स आता है। क्लियर? ये क्रम है ओरिजिन्स का। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहला ओरिजिन, तो सबसे पहला ओरिजिन है ओ ओरिजिन, लेकिन वो बात कर रहे हैं द टॉप मोस्ट ओरिजिन, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन इज ए ओरिजिन। तो दोस्तों आप अच्छे से क्लियर करना है इस पॉइंट को, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहला मिनरल्स का जो ओरिजिन होता है वो ए ओरिजिन होता है, उसके ऊपर जो ओ ओरिजिन होता है वो उसमें मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, वो ऑर्गेनिक मैटर का ओरिजिन होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज नॉन एज सॉल्युबल परसेंटेज। जो भी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है वो सारा ही सोडियम घुलनशील परसेंटेज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और घुलनशील सोडियम परसेंटेज एक ही है। क्लियर? द टर्म्स पीएच वाज इंट्रोड्यूस बाय सोरेनसन 1909 में, 1909 में जो पीएच टर्म्स है उसको सोरेनसन के द्वारा दिया गया। एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एनर्जी को स्थानांतरित करने वाले, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने वाले जो एलिमेंट है उनका नाम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटास ऑन सोडियम इज डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमीटर। पोटेशियम और जो सोडियम है उसको हम अगर ज्ञात करने की जो विधि है वो फ्लेम फोटोमीटर विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े अच्छे से याद रखें। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि फ्लेम फोटोमीटर या पोटेशियम को किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, पोटेशियम परसेंटेज मात्रा या सोडियम परसेंटेज मात्रा किस विधि के द्वारा निकाली जाती है, तो ये फ्लेम फोटोमीटर विधि के द्वारा निकाली जाती है। चलिए चलते हैं आगे। मेटल न्यूट्रिएंट्स आर के, Fe, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और कॉपर। दोस्तों ये सारे ही पोषक तत्व मेटल से मिलते हैं, धातुओं से मिलते हैं। ठीक है? हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। दोस्तों ये अच्छे से याद रखना, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात करेंगे तब हाईली मोबाइल हैं एनपीके। अगर सॉइल की बात करते हैं तो एनपीके हाईली मूवमेंट नहीं है, केवल एन हाईली मूवमेंट है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज प्रोपोज्ड बाय आर्नन एंड स्टाउट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया जो थे, आनुवंशिकता की कसौटी आर्नन ने 1939 में दी थी। ठीक है? इसके तहत आपको पता होगा कि 3 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। इसके बारे में अपन कभी बेसिक क्लास में बात करेंगे। द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स वाज प्रपोज्ड बाय निकोलस के द्वारा 1961 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, क्रियात्मक पोषक तत्वों के लिए शब्द दिया गया। मॉडरेट मोबाइल न्यूट्रिएंट्स इज जिंक। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो मॉडरेट है, न तो गतिशील है और न ही अगतिशील है। इसको मध्यम गतिशील के नाम से हम जानते हैं। बात करें FYM की, तो FYM में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस एंड 0.5% पोटास पाया जाता है। द
P is available at 6 to 7 degree 6 to 7 pH. द P इज अवेलेबल एट 6 to 7 pH। जो फॉस्फोरस है वो 6 से 7 pH पर हमें प्राप्त होता है। बायो फर्टिलाइजर आर राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, वेसिकल अवेसिकुलर माइक्रोराइजा और वीजीए ब्रू ग्रीन एल्गी। ये सारे जो फर्टिलाइजर हैं उन्हें वाइटलो फर्टिलाइजर या जैविक फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जीवित हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें आप किस पोर्शन का, किस सब्जेक्ट का आगे वीडियो चाहते हैं, तो आपको वीडियो में जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें।